हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। इस क्लास में आज जो हम अध्ययन करने वाले हैं वो अध्ययन करेंगे यार मौर्य कला की ही। ठीक है, तो इससे पहले की जो भी सारी क्लासें हो चुकी हैं इस मौर्य वंश से रिलेटेड या मौर्य कला से रिलेटेड उस वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप सहजता पूर्वक वहां से उस वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, बाकी इसी मौर्य कला के अंतर्गत यार कुछ चीजें हमारी रह गई थी, यानी 1 से 2 पॉइंट हमारे रह गए थे, तो उसकी बाकायदा आज चर्चा करेंगे। ठीक है, बाकी ये आज हमारी मौर्य वंश की लास्ट क्लास होगी। यहां से पूरा का पूरा मौर्य वंश समाप्त होता है। इसी के अंतर्गत यार हम लोग इसी मौर्य वंश से रिलेटेड कुछ धार्मिक तथ्यों की भी बात करेंगे। ठीक है, यानी मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत धर्म हमारा कैसा था। ठीक है, तो इन दो टॉपिकों को आज हम इस क्लास में टच करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और फाइनली इसको आज हम समाप्त करेंगे। देखते हैं इसी में। तो यार रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप पहले इन सारी क्लासों को देख लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे आके विजिट कीजिएगा। ठीक है, देखते हैं इसी मौर्य काल में हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था। हम लोगों ने ये पढ़ा था, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि मौर्य कला के अंतर्गत 2 प्रकार की कलाओं का विकास होता है। कौन कौन सी? एक होता है राजकीय कला, राजकीय कला, एंड दूसरे को हम लोग बोलते हैं स्थानीय, स्थानीय कला के नाम से भी जानते हैं, या इसको हम लोक कला के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम लोगों ने क्या देखा था कि इसके अंतर्गत हम लोगों ने शिलालेखों का अध्ययन किया, शिलालेखों का, एंड इसी के पश्चात में स्तंभों का भी अध्ययन किया। स्तंभ के साथ में इसके अंतर्गत स्तूप आते हैं। स्तूप के बाद इसी में गुहा लेख या गुहा विहार के नाम से जानते हैं, गुहा विहार। एंड इसी में जो हमें लास्ट अध्ययन करना था वो हम बात कर रहे थे राजप्रसाद की। ठीक है, एंड स्थानीय या लोक कला के अंतर्गत हम लोगों ने जो अध्ययन करना है वो अध्ययन करना है 1 से 2 तथ्यों का। कौन कौन से? जिसको हम NBPW के नाम से जानते हैं। ठीक है, नॉर्थर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेलफेयर कल्चर। ठीक है, एंड इसी के अंतर्गत हम लोग जो बात करेंगे वो एक तथ्य की बात और करेंगे, यानी कुछ मूर्तियां प्राप्त होती हैं, तो उन मूर्तियों के संदर्भ में भी हम अध्ययन करेंगे। मूर्तियों के संदर्भ में ये अध्ययन करना था। इसके अंतर्गत हम लोगों ने शिलालेख का अध्ययन किया, स्तंभों का अध्ययन किया, एंड स्तूपों का भी अध्ययन हम लोगों ने इससे पहले वाली क्लास में देख लिया था। ठीक है, बाकी आज जो हम बात करेंगे वो इसी राजकीय कला के अंतर्गत हमारे 2 फैक्ट छूट रहे थे, जिसको हम गुहालेख या राजप्रसाद के नाम से भी जानते हैं। तो बात करते हैं इसी में। सर्वप्रथम हम गुहालेख की बात करते हैं, या गुहा विहार हमारे क्या होता है, जिसके साक्ष्य हमको मौर्य कला के अंतर्गत मौर्य साम्राज्य से क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसी में गुहा लेख के संदर्भ में। देखते हैं इसी में, यानी हम लोगों ने जो बात करनी थी वो राजकीय में ही, राजकीय स्तर पर जो कला का विकास हुआ मौर्य साम्राज्य में, उसमें हम लोगों ने आज जो बात करते हैं वो बात कर रहे हैं गुहा विहार की। गुहा विहार, या जिसको हम गुहा लेख के नाम से जानते हैं,
इसकी बात करते हैं। सर्वप्रथम ये गुहा विहार या गुहा लेख होता क्या है, तो इसमें यार प्राचीन काल में यानी मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत गुहा विहार या गुहा लेख उन सारी मतलब चीजों को बोला जाता था कि प्राचीन काल में हमारे ये जो अशोक थे, इन्हीं के मतलब शासन काल में ये सारी चीजें देखने के लिए मिल जाती हैं सर्वप्रथम। और इन्होंने गुहा विहार से तात्पर्य ये है कि इन्होंने गुफाओं को यानी कुछ हमारे पत्थर टाइप में थे, गुफाओं को एक तरीके से बोले तो पत्थरों को कटवा करके यानी जो भी हमारी पहाड़ियां टाइप में थी, पहाड़ियों को कटवा करके एक गुफा टाइप बना दिया, उसी को हम लोग यार गुहा विहार बोलते हैं। एंड गुहा लेख क्या होता है, तो इन गुफाओं के अंदर या इन गुफाओं में जो भी हमारे लेख लिखवाए गए उसी को हम गुहा लेख के नाम से भी जानते हैं। और ये जो गुहा लेख था हमारा, लेख किस संदर्भ में लिखवाए जाते थे, तो वो यार प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के संदर्भ में, यानी जो भी मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था थी उसको मजबूत करने के क्रम में जो भी हमारी धार्मिक व्यवस्था थी उसको यार सुदृढ़ बनाने के रूप में, और जो भी अशोक के विचार थे, किस प्रकार के विचार, वो यार धार्मिक विचार या इस तरीके के जितने भी विचार थे वो विचार सारे इन गुफाओं में लिखवाया गया। इसी कारणवश इसको गुहा लेख के नाम से भी जानते हैं। और ये जो हमारा एक तरीके से बोले गुहा विहार है, ये यार क्यों बनवाए गए और किसके लिए बनवाए गए, तो ये जो गुहा विहार का निर्माण करवाया गया ये यार कुछ भिक्षुओं के लिए, उस समय राजा महाराजा टाइप बौद्ध धर्म हमारा ज्यादा प्रचलित था। क्यों, क्योंकि ये जो सम्राट अशोक थे ये यार बौद्ध संप्रदाय को मानते थे, यानी बौद्ध धर्म को ज्यादा मतलब प्रेरित करते थे या बौद्ध धर्म के प्रति ये समर्पित थे। ठीक है, तो ये बौद्ध धर्म को मानते थे, इस कारणवश बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो भी अनुयायी थे बौद्ध धर्म के, वो क्या होता है कि उन्हीं के रहने के लिए एक अच्छी व्यवस्था करने के लिए, क्यों, क्योंकि यार उस समय प्राचीन काल में बौद्ध धर्म था, वहां के जो भिक्षु थे, अब यार जाहिर सी बात है कोई राजा है तो अपनी प्रजा का तो ध्यान रखेगा ही रखेगा। ठीक है, तो उनके प्रजाओं में ये अनुयायी भी आते थे, तो इन्हीं के संदर्भ में इनको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो या किसी भी मतलब दिक्कत का सामना ना करना पड़े, तो इस कारणवश इन्होंने इन भिक्षुओं के रहने के लिए क्या करवाया, एक गुहा विहार का निर्माण करवाया। और उस गुहा विहार का निर्माण कहां पे करवाया, तो वो करवाया हमारे बिहार में, एक स्थान पड़ता है कहां पे, बिहार में। और ये आज हम आधुनिक इसको बिहार बोलते हैं, बाकी ये मगध वाला क्षेत्र था ही, इसी क्षेत्र में हमारे मौर्य वंश की स्थापना सर्वप्रथम होती है। ठीक है, तो इस मगध वाले क्षेत्र में गुहा विहार का निर्माण करवाया। और बिहार के या जो भी क्षेत्र था इसमें बेसिकली बात करें तो गया वाले क्षेत्र में, बोध गया नाम सुना होगा, जहां पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो ये गया वाला क्षेत्र ही था हमारा, यहीं पे इन्होंने एक पहाड़ी को कटवा करके गुफाओं का निर्माण करवाया, जहां पे ये बौद्ध भिक्षु या जो भी हमारे भिक्षु टाइप थे, सन्यासी टाइप थे, उनके लिए इन पहाड़ियों को कटवा करके एक गुफा का निर्माण करवाया, जिस गुफा का नाम क्या था, सॉरी जो पहाड़ी थी उस पहाड़ी का नाम क्या था, बराबर की पहाड़ियों को कटवाकर एक गुफा का निर्माण करवाया। तो उसी गुफा में ये भिक्षु वगैरह रहते थे। ठीक है, इसी को हम गुहा विहार के नाम से जानते हैं। इसके संदर्भ में एक पॉइंट और याद रखना है, कौन सा, कि यार इनके जो पिता थे, इनके पिता ये हमारे जो भी बात कर रहे हैं सम्राट अशोक, इनके पिता थे बिंदुसार, जो कि अपने शासन के दौरान में क्या करते हैं, वो आजीवक संप्रदाय को मानते हैं। किस संप्रदाय को, आजीवक संप्रदाय को। हम लोगों ने अध्ययन किया था बौद्ध धर्म का, उसमें हम लोगों ने देखा था आजीवक संप्रदाय हमारा क्या होता है। ठीक है,
तो आजीवक संप्रदाय से रिलेटेड थे इनके पिताजी। तो उनके जो अनुयायी थे, यानी आजीवक संप्रदाय के जो भी अनुयायी थे, उनके रहने के लिए भी इन्होंने व्यवस्था बड़ी बेहतरीन की थी। यानी पहाड़ियों को कटवा करके, और वो मतलब आजीवक संप्रदाय के जो भी हमारे अनुयायी थे वो भी इन पहाड़ियों में या इन गुफाओं में आराम से अपना जीवन निर्वाहन करते थे या जीवन यापन करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे एक फैक्ट ये भी याद रखना है कि इनके पिता जो थे वो बिंदुसार थे, और ये आजीवक संप्रदाय को मानते थे। तो इससे रिलेटेड जो भी अनुयायी थे उनके रहने के लिए क्या किया था कि हमारे सम्राट अशोक के द्वारा पहाड़ियों को कटवा करके गुफाओं का निर्माण हमारे किया गया। ये पहाड़ियां हमको याद रखनी है। ठीक है, एंड इसी के अंतर्गत अगर हम और बात करें तो ये जो आजीवक संप्रदाय था, इसके मतलब जन्मदाता कौन है या इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो इसको हमें याद रखना है। एक गौसाल नाम का एक व्यक्ति था। कौन था? गौसाल नामक व्यक्ति के द्वारा आजीवक संप्रदाय की क्या की गई? स्थापना की गई। ये गौसाल कौन था? तो गौसाल जो था ये मौफली का पुत्र था। किसका पुत्र था? मौफली का पुत्र था ये गौसाल। इसी के द्वारा आजीवक संप्रदाय की क्या की गई? ये हमारे मतलब आजीवक संप्रदाय की स्थापना की गई। एंड इसी के संदर्भ में इन गुफाओं को इतने बेहतरीन ढंग से अशोक ने बनवाया था कि यार इसके अंतर्गत किसी भी प्रकार की कोई दुविधा इन अनुयायियों को नहीं होती थी, चाहे वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड हो, चाहे वो संप्रदाय से रिलेटेड हो, या चाहे वो आजीवक संप्रदाय से रिलेटेड हो। ठीक है, तो इस संदर्भ में भी काफी सारी चीजें यार अशोक के शासन काल में देखने के लिए मिल जाती हैं। एंड इसी के संदर्भ में बात करें तो ये जो गुफाओं का निर्माण करवाया गया, इनका जो आकार होता था वो आयताकार होता था। यानी गुफाओं का जो निर्माण करवाया अशोक ने, गुफाओं का निर्माण वो आयताकार होता था। आयताकार, जिसपे बड़े ही बेहतरीन तरीके से पॉलिश वगैरह करवा दी जाती थी। यानी आज के आधुनिकता की बात करें तो आज जैसे यार हमारे घर वगैरह होते हैं उन पे बड़े ही बेहतरीन तरीके से हम लोग पॉलिश वगैरह करते हैं, पेंट वगैरह करते हैं। सेम इसी प्रकार से इन गुफाओं में भी पेंट वगैरह, पॉलिश वगैरह से बड़े ही बेहतरीन तरीके से अशोक ने सुसज्जित करवाया था। क्या? इन गुफाओं को। तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत यहाँ पे रहने वाले भिक्षुओं को नहीं होती थी। ठीक है, तो इस कारणवश भी ये जो हमारा गुहा विहार है, यह मौर्य कला को अपने आप में क्या करता है? प्रदर्शित करता है। और मौर्य कला को ही नहीं प्रदर्शित करता, बल्कि एक तरीके से बोले, अगर पूरी एकाग्रता के साथ में क्लास अटेंड किए होंगे शुरू से मौर्य वंश की, तो यार हम लोगों ने पढ़ा था कि ये जो मौर्य कला है इसमें यार अशोक के संदर्भ में ये बात कही गई कि ये जो हमारे गुहा विहार, स्तंभ, स्तूप या जो भी सारा सिस्टम था, ये सारे के सारे सिस्टम अशोक के धर्म व्यवस्था को क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इस तथ्य को भी हमें क्या करना है? पकड़ना है। एंड इसी के पश्चात में अशोक का हमारा एक पौत्र आता है, या जिसको हम लोग अशोक का एक पौत्र आता है या पोता टाइप बोल सकते हैं। ठीक है, यानी उनको वो दादा बोलता था। पौत्र आता है जिसको हम लोग दशरथ के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? दशरथ के नाम से जानते हैं। अशोक का पौत्र आता है बाद में, काफी समय बाद आता है। ठीक है, उसका नाम क्या था? दशरथ था। दशरथ इसके द्वारा भी बिहार क्षेत्र में, यानी बिहार क्षेत्र के गया में क्या करता है?
यह भी पहाड़ियों को कटवा करके एक गुफा का निर्माण करता है। उस गुफा में भी ये आजीवक संप्रदाय के लोग क्या करते थे, रहते थे। ठीक है, और किन पहाड़ियों को कटवाता है, कहां पे, गया में नागार्जुन पहाड़ियों को, नागार्जुन पहाड़ियों को कटवा करके एक गुफा का निर्माण करवाया। उस गुफा में ये सारे आजीवक संप्रदाय के जो भी अनुयायी थे या जो भी हमारे भिक्षु थे बौद्ध धर्म से रिलेटेड, वो सारे के सारे लोग यहाँ पे अपना जीवन यापन बड़े ही सहजता के साथ में क्या किया करते थे। ठीक है, तो ये भी अपने आप में क्या करता है, मौर्य कला को प्रदर्शित करता है। एंड अशोक का जो भी धर्म था उसको भी ये प्रचारित करने का प्रयास करता है। अशोक के धर्म कैसे प्रचारित होते हैं यार, इससे तात्पर्य यह है अशोक का धर्म इस कारणवश इनके माध्यम से प्रचारित होता है या विस्तृत होता है। क्यों, क्योंकि यार देखते हैं ना, प्राचीन समय में ये सारा सिस्टम हो चुका था और आज हमको बाकायदा इतिहास में इसका अध्ययन करने के लिए मिल रहा है। तो क्या है कि उस समय की जो भी घटनाएं थी आज हम पढ़ रहे हैं ना, आज हम पढ़ रहे हैं जो कि बाकायदा इतिहासकारों के द्वारा प्राचीन इतिहास के अंतर्गत मौर्य वंश नाम का एक चैप्टर संकलित किया गया और उसी चैप्टर का अध्ययन आज हम क्या कर रहे हैं और इसी के माध्यम से हमें बाकायदा या बड़े ही बेहतरीन तरीके से पता चल रहा है कि हाँ, प्राचीन काल में मौर्य वंश नाम का भारत में एक हमारा वंश उभर करके आता है और उस वंश की क्या गतिविधियां रही, क्या सिस्टम था, कब से कब तक था, ये सारी चीजें हम लोगों ने बड़े ही बेहतरीन तरीके से इस प्राचीन इतिहास के अंतर्गत देख लिया। ठीक है, बात करते हैं इसी गुहा विहार के बाद में हम लोगों ने एक और बसता है राजकीय स्तर पर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, राजप्रसाद के नाम से जानते हैं। देखते हैं राजप्रसाद के संदर्भ में। देखते हैं इसी में दूसरा, यानी इसी राजकीय स्तर पे जो लास्ट आता है हमारा, वो आता है कौन सा, उसको हम लोग बोलते हैं राजप्रसाद। राजप्रसाद के संदर्भ में ये देखते हैं थोड़ा सा, ये क्या था, राजप्रसाद से क्या तात्पर्य है, राजप्रसाद से तात्पर्य है अर्थात राजा के महल को हम लोग राजप्रसाद के नाम से जानते हैं। राजा के महल को राजप्रसाद के नाम से जानते हैं। अब यार ये जो राजप्रसाद है इसका मतलब जो निर्माण करवाया था वो हमारे मौर्य वंश के संस्थापक जिनको हम चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से भी जानते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इस राजप्रसाद का निर्माण हमारे करवाया गया। कहां करवाया गया, तो वो बिहार के पटना वाले जिले में, और अगर प्राचीन की बात करें तो पाटलिपुत्र में। कहां पे, पाटलिपुत्र में, जो कि पूरे मगध साम्राज्य की क्या थी, राजधानी थी हमारी। इससे पहले कौन सी राजधानी थी मगध की, वो थी राजगृही, लेकिन बाद में हमारी ये पाटलिपुत्र राजधानी बन करके सामने आती है। ठीक है, तो इस पाटलिपुत्र में ही चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा एक राजप्रसाद का निर्माण करवाया गया, जिसके माध्यम से भी हमको मौर्य वंश की कला के साक्ष्य क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। और मौर्य वंश की कला के साक्ष्य तो प्राप्त होते हैं, और इसके साक्ष्य जैसे ही हमको प्राप्त होते हैं तो यार यह एक प्रकार की धार्मिक स्थिति को भी क्या करता है, प्रदर्शित करता है मौर्य वंश से रिलेटेड। क्यों, क्योंकि यार पहले के जो भी हमारे महल वगैरह राजा या महाराजा बनवाते थे तो उनपे कुछ लेख जरूर लिखवाते थे।
लेख भी लिखवाते थे और उनपे बड़े ही बेहतरीन ढंग से नक्काशी भी करवाते थे। अगर यार कहीं पे भी या कोई भी प्राचीन स्थल आपने उन्हें घूमा होगा तो बेटर है, नहीं घूमा तो घूम लीजिएगा कहीं पे भी जाकर के, और वहां पे बड़े ही बेहतरीन ढंग से या एकाग्रता के साथ में देखेंगे तो यार जो भी हमारी प्राचीन इमारतें हैं उनमें बड़े ही बेहतरीन तरीके से नक्काशी करवाई जाती थी। तो ये भी एक प्रकार का कला का प्रदर्शन ही था। ठीक है, तो ये सारा सिस्टम था प्राचीन काल में। तो फिलहाल में ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा हमारे क्या करवाया गया कि एक राजप्रसाद का निर्माण करवाया गया। कहां पे? पाटलिपुत्र में। राजप्रसाद का तात्पर्य क्या होता है? राजा के महल को हम राजप्रसाद के नाम से भी जानते हैं। और इस महल की जो तुलना की इतिहासकारों ने, विदेशी इतिहासकारों ने, विदेशी कुछ हमारे इतिहासकार हैं, इस महल की तुलना वो देवताओं की महल के तुलना से करते हैं। यानी उनका तात्पर्य ये था कि जो भी हमारे विदेशी इतिहासकार हैं वो यार यहाँ पे यात्रा करते हैं इंडिया की, तो यहाँ पे वो ये देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ये राजप्रसाद का निर्माण करवाया गया। तो उन्होंने जब इतिहास लिखना आरंभ किया ना, तो उन लोगों ने अपने इतिहास में ये लिखा कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो भी राजप्रसाद का निर्माण इंडिया में करवाया गया उसकी विशालता भव्य है, यानी वो देखने में अति सुंदर है, और इसकी तुलना हम देवताओं के महल से क्या करते हैं। ठीक है, तो इस संदर्भ में विदेशी इतिहासकारों का ये मानना है। एंड राजप्रसाद के संदर्भ में और बात करें तो इसकी एक दो विशेषताएं थी जो कि काफी इंपॉर्टेंट हैं। क्या थी विशेषता? यानी देखते हैं कुछ विशेषता इसके बारे में राजप्रसाद के संदर्भ में। क्या कि ये जो महल बना था ये बना था हमारे 80 स्तंभों पर, यानी एक प्रकार से बोले ये 80 स्तंभों पर टिका एक विशाल महल था जो कि 80 पिलरों के द्वारा बनाया गया था। और इन पिलरों को या इन पिलरों का निर्माण किसके द्वारा हुआ? तो पत्थरों के द्वारा हुआ। और हम लोगों ने यार इससे पहले अध्ययन किया था पहले वाली क्लास में कि ये जो हमारे पिलरों का प्रयोग किया गया है, सर्वप्रथम पत्थरों का प्रयोग हमारे एकदम व्यवस्थित रूप में अगर कहीं भी प्राचीन काल में देखने के लिए मिलता है तो वो मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, जो कि एक विशाल साम्राज्य था। पहली बार इतना विशाल साम्राज्य देखने के लिए मिलता है प्राचीन इतिहास में। एंड इसी के संदर्भ में ये 80 स्तंभों पर अर्थात पिलरों पर बना एक विशाल महल था जो कि पत्थरों से बना था। किससे? पत्थरों से निर्मित था। ये पत्थरों से निर्मित था और इस स्तंभ की विशालता यार भव्य थी। ठीक है, एंड इसी के संदर्भ में इसकी जो फर्श थी, इस महल की जो फर्श थी और जो छत थी, फर्श और जो छत थी वो लकड़ी के बने हुए थे। लकड़ी से निर्माण किया गया था या लकड़ी के द्वारा उसको निर्मित किया गया था। और स्तंभ जो बने थे उन स्तंभों का निर्माण पत्थरों से किया गया था। तो इस तथ्य को भी हमें क्या करना है? याद रखना है। तो ये भी यार अपने आप में एक मतलब मौर्य कला को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। और इतना ही नहीं, मौर्य कला को तो प्रदर्शित करता ही है, साथ साथ में मौर्य की या मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत जो भी हमारी धार्मिक विचारधाराएं थी उनको भी प्रचारित या प्रसारित करने का प्रयास करता है। तो ये था पूरा का पूरा हमारा मौर्य कला के अंतर्गत या मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत स्वयं जो राजा के संरक्षण में जो कलाएं विकसित हुई उसी को राजकीय कला के अंतर्गत देखा हम लोगों ने। तो ये थी पूरी की पूरी राजकीय कला। बात करते हैं इसी में थोड़ा सा लोक कला या स्थानीय कला की। ठीक है, लोक कला या जिसको हम स्थानीय कला के नाम से भी
जानते हैं ये क्या होता है। तो लोक कला या स्थानीय कला जो होती है ये उस समाज में रहने वाले आम व्यक्तियों के द्वारा कुछ कलाएं निर्मित की जाती हैं या कुछ हमारे जो भी इस प्रकार के कार्य किए जाते हैं आम व्यक्तियों के द्वारा, ठीक है, उसी को हम लोग या लोक कला या स्थानीय कला के नाम से भी जानते हैं। प्राचीन काल में जो हमारा मौर्य साम्राज्य था उस मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत हमारे जो समाज में लोग रहते थे उन्होंने अपने स्तर पर कुछ कलाओं का विकास किया। उन्होंने अपने स्तर पे कौन कौन सी, तो उन्होंने मूर्तियां बनाई कुछ, यानी मूर्तियों का निर्माण, कुछ मूर्तियों का निर्माण किया। और वो मूर्तियां किस प्रकार की थी, तो वो थी यक्ष एवं यक्षिणियों की मूर्तियां। यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां ये कौन थे, तो ये यार एक प्रकार के देवताओं के, यानी ये जो यक्ष और यक्षिणियां थी ये देवताओं के राजदूत थे, राजदूत के रूप में। अब यार किसी ने देखा तो नहीं, इसका साक्ष्य भी हमें नहीं मिलता है, केवल और केवल मूर्तियों का साक्ष्य मिलता है। तो किसी ने ना ही देखा है ना ही मतलब कुछ किसी भी प्रकार का कोई सिस्टम इस तरीके का होता है। फिलहाल में जो भी ये पुरातत्वविदों को खुदाई के दौरान साक्ष्य प्राप्त हुए उसी में यार उन लोगों ने कल्पना की कि हाँ ये इस देवी या देवता की मूर्ति रही होगी। उसी के हिसाब से या उसी के संदर्भ से यार इतिहास में बाकायदा इसका वर्णन कर दिया गया है, ठीक है। तो इतिहास में अगर हम कुछ भी पढ़ रहे हैं तो अपनी एक बौद्धिक समझ को विकसित करते हुए पढ़ेंगे, ना कि चीजों को रटते हुए, ठीक है। तो यार ये मतलब ये चीज हम जानते हैं कि इस सिस्टम को किसी ने देखा नहीं होगा प्राचीन काल में। और इसी के संदर्भ में अगर और बात करें तो ये पुरुष एवं स्त्रियां दोनों थी, यक्ष दो थे, ये पुरुष थे, पुरुष राजदूत, एंड ये जो यक्षिणियां थी ये स्त्री राजदूत थी, स्त्री राजदूत। बाद में जब ये जो समाज के लोग थे जो आम नागरिक थे इन्होंने मूर्तियां बना करके इनकी पूजा अर्चना या आराधना करना स्टार्ट कर दिया, तो बाद में इनको दैवीय रूप में क्या किया जाने लगा, पूजा जाने लगा, ठीक है, मौर्य साम्राज्य में प्राचीन काल के अंतर्गत। तो इस प्रकार से भी ये अपनी कला को क्या करते हैं, आम नागरिक अपने स्तर पर विकसित करते हैं। एंड इसी के संदर्भ में एक हम लोगों ने अभी देखा था NBPW, क्या देखा था, NBPW, जिसको हम लोग नॉर्थर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के नाम से भी जानते हैं या वेयर कल्चर भी बोल सकते हैं, CULTURE, ठीक है। इसको हम लोग वेयर कल्चर भी बोल सकते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में उत्तरी काली पॉलिश्ड मृदभांड के नाम से जानते हैं, मृदभांड के नाम से भी जानते हैं। अर्थात ये एक प्रकार का बर्तन था, एक प्रकार का बर्तन था जो कि मिट्टियों से निर्मित था। इसी को हम लोग NBPW के नाम से भी जानते हैं। यह भी अपने आप में मौर्य कला को विकसित करता है या मौर्य कला को प्रदर्शित करता है। और मौर्य कला को किस रूप में प्रदर्शित करता है, तो वो स्थानीय रूप में या लोक कला के रूप में प्रदर्शित करता है। तो ये सारा सिस्टम जो था ये आम नागरिकों के द्वारा यहाँ की क्या की जाती थी यार, ये सारी चीजें विकसित की गई, ठीक है। तो फिलहाल में सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पश्चात में जो हमारी कला थी वो यार धीरे धीरे लुप्त होती चली गई थी, लेकिन थोड़ा बहुत कहीं कहीं पर देखने के लिए मिल जाती थी, ठीक है। लेकिन एकदम व्यवस्थित रूप में जो कला हमको देखने के लिए मिलती है वो यहीं पे आकर के मिलती है, यानी मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत। तो इतनी सारी चीजें हम लोगों ने कला के संदर्भ में देखा, ठीक है। यहीं से फिलहाल में ये कला का सिस्टम क्या होता है, समाप्त होता है।
इसी में थोड़ी सी बात करते हैं मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत जो धर्म था हमारा वो कैसा था। ठीक है, थोड़ी सी उसकी बात करते हैं। फिलहाल में चैप्टर इंड ही है। ठीक है, देखते हैं इसी में, यानी अब मौर्य कला को नहीं हम लोग देखते हैं, इसमें देखते हैं मौर्य की जो धार्मिक व्यवस्था थी, मौर्य साम्राज्य की जो धार्मिक व्यवस्था थी, मौर्य साम्राज्य की धार्मिक स्थिति, इसको थोड़ा सा देखते हैं। यानी एक प्रकार से बोले धार्मिक स्थिति के संदर्भ में तो हम लोग बेसिकली अशोक के धर्म की बात करेंगे, क्योंकि मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत हमारे जो महत्वपूर्ण शासक थे वो दो ही शासक थे, पहला चंद्रगुप्त मौर्य एंड दूसरा सम्राट अशोक। इन दोनों के अलावा एकदम मतलब एक तरीके से बोले तो मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत इन दोनों के सिवाय कोई प्रतापी शासक देखने के लिए नहीं मिलता है। ठीक है, तो बेसिकली अशोक के संदर्भ में बात करते हैं। अशोक जो था ये यार मतलब बौद्ध धर्म को मानता था। बौद्ध धर्म को कैसे मानता है? यह कलिंग युद्ध करता है। कलिंग युद्ध करता है तो वहां पे रणभूमि में काफी सारा सिस्टम ये देखता है कि काफी सारे लोगों की हत्या हो जाती है, काफी सारे लोग बंदी बना लिए जाते हैं, काफी सारे लोग मारे जाते हैं, जिनसे उनके जो चाहने वाले थे या उनके जो परिवारजन के लोग थे वो लोग रोते हैं, बिलखते हैं। इन सारी चीजों को देखते हुए अशोक का जो दिल था वो पिघल जाता है, उसका हृदय परिवर्तित हो जाता है और वो कहता है कि मैं वैरी घोष को त्याग करके धम्म घोष के आधार पे अपना शासन क्या करूंगा, स्थापित करूंगा। इसका वर्णन बाकायदा हमारे 13वें शिलालेख में देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, तो 13वें शिलालेख में ये बात बड़े ही बेहतरीन तरीके से अशोक ने निर्मित करवाई या लेख करवाया कि मैं मतलब वेरी घोष को त्याग करके धम्म घोष को क्या करूंगा, अपनाऊंगा। अर्थात तलवार की नोक पे शासन ना करके धर्म के आधार पे शासन करूंगा। कलिंग के युद्ध के पश्चात में वो ये प्रण लेता है और इसके पश्चात में वो एक धर्म को अपनाता है जिसको हम लोग बौद्ध धर्म के नाम से भी जानते हैं। बौद्ध धर्म को अपनाता है ये, और बौद्ध धर्म को अपनाता कैसे है? तो इस समय एक बौद्ध भिक्षु थे जिनको पुरुक्त के नाम से जानते हैं। पुरुक्त भिक्षु के माध्यम से, पुरुक्त भिक्षु के माध्यम से ये सम्राट अशोक बौद्ध धर्म को क्या करते हैं, अपनाते हैं। और इतना ही नहीं, जो प्राचीन समय से चला आ रहा सिस्टम था बौद्ध धर्म में, उन्होंने इसमें कई सारे चेंजमेंट किए। किसने? अशोक ने। उसने काफी सारी चीजों को इसमें जोड़ा भी और काफी सारे अपने विचारों को जोड़ा, काफी सारी रणनीतियां बनाई जिससे कि ये बौद्ध धर्म ज्यादा से ज्यादा प्रचारित हो सके, प्रसारित हो सके। ठीक है, इसी कारणवश जो भी हमारे इतिहासकार हैं वो ये बोलते हैं कि ये जो सम्राट अशोक है ये यार इनका जो धर्म है ये बौद्ध धर्म को तो मानते ही हैं, साथ ही साथ प्राचीन समय में जब ये शासन कर रहे थे तो यार उस समय जितने भी धर्म थे इनके साम्राज्य के अंतर्गत उनका भी बाकायदा इन्होंने क्या किया, ध्यान दिया। यानी एक तरीके से बोले तो सभी धर्मों को मिला करके
साथ में चलने वाला एकमात्र शासक था मौर्य वंश का, जिसको हम सम्राट अशोक के नाम से भी जानते हैं। तो ये केवल बौद्ध धर्म को ही नहीं, ये यार सारे धर्मों को लेकर के चलता है। और इसी कारणवश इसको यार एक मतलब एक तरीके से बोले तो इसके संदर्भ में ये बोला गया कि ये जो शासन किया इसने अपने साम्राज्य के दौरान या अपने कार्यकाल के दौरान, वो नैतिकता पर आधारित शासन किया। नैतिकता से तात्पर्य है कि सभी धर्मों को मिला करके अच्छी अच्छी बातों को मतलब अपना करके इसने अपने पूरे शासन काल के दौरान शासन किया। इसी कारणवश प्राचीन इतिहास में यार अशोक के संदर्भ में इतिहासकारों ने बड़े ही रुचिकर तरीके से इतिहास में वर्णन किया है। ठीक है, बाकी अगर आप लोगों को और इंटरेस्टेड या इतिहास में रुचि है तो क्लास देखने के बाद यार एक बार इस चैप्टर को बुक से अवश्य पढ़ना। ठीक है, जिससे अपनी एक बौद्धिक समझ विकसित होगी इस वंश के संदर्भ में। ठीक है, एंड इसी के अंतर्गत यार बात करते हैं कि इसने नैतिकता के आधार पे शासन किया। नैतिकता के आधार पर शासन किया, अर्थात सभी धर्मों को मिला जुला करके एक तरीके से इसने क्या किया, शासन किया। ठीक है, एंड इसी के संदर्भ में और बात करें तो इसने धर्म प्रचार का भी प्रयास किया। जब ये बौद्ध धर्म को अपनाता है तो उसमें नई रणनीतियों को जोड़ता है, अपने नए आयामों को, नए विचारों को जोड़ता है, जिसके बाद इसको ये लगता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, यानी इस बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए, चाहे वो इंडिया में हो या इंडिया के बाहर हो। जहां तक हो सके बौद्ध धर्म का प्रचार मैं अपने शासनकाल के अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा मात्रा में करूंगा। तो इस संदर्भ में इसने जो भारत में मतलब एक तरीके से मैं बोलूं तो भारत में जो इसने धर्म प्रचार किया, धर्म प्रचार कहां पे, भारत के आंतरिक क्षेत्र में, भारत के आंतरिक क्षेत्र में। तो वो कैसे किया, वो किया एक पद के माध्यम से, यानी इसने एक पद बनाया था, एक पद बनाया था जिसको हम धम्म महामात्रों के नाम से भी जानते हैं। ये एक प्रकार से धर्म से रिलेटेड एक प्रकार के अधिकारी टाइप में होते थे, एक पद था ये। ठीक है, इनकी नियुक्ति की गई और इनको अशोक ने ये बोला कि प्रत्येक 5 वर्ष में ये जो धम्म महामात्रों थे, ये प्रत्येक 5 वर्ष में एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूम घूम करके अशोक के संदर्भ में, अशोक के जो भी विचार थे या बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो भी हमारी कथाएं थी, जो भी हमारे विचार थे, उनको प्रचार प्रसार करने का क्या किया, प्रयास किया, या बौद्ध धर्म को इन लोगों ने विस्तरित किया। ये भारत के अंदर की बात है। भारत के बाहर की बात करें तो भारत के बाह्य वाले क्षेत्र में धर्म का प्रचार प्रसार या विस्तार कहां पे, भारत के बाह्य क्षेत्र में। बाह्य क्षेत्र में कैसे किया अशोक ने, तो इसने अपने पुत्र और पुत्री के माध्यम से भारत के बाहरी वाले क्षेत्र में भी क्या किया, बौद्ध धर्म को प्रचारित करने का प्रयास किया बड़े ही बेहतरीन तरीके से। इसके पुत्र का क्या नाम था, यानी अशोक का एक पुत्र था जिसको हम महेंद्र के नाम से जानते हैं, एंड इसकी एक पुत्री भी थी जिसको हम संघमित्रा क्या बोलते हैं, संघमित्रा के नाम से जानते हैं। तो इस महेंद्र और संघमित्रा के माध्यम से सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को भारत के बाहरी क्षेत्रों में भी इसका विस्तार करने का प्रयास किया, और इसने अपने पुत्र एवं पुत्री को बाहर भेजा। सर्वप्रथम कहां पे भेजा, श्रीलंका में। इन्होंने ये बोला कि आप श्रीलंका में जाइए
और वहां पे जाकर के बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो भी सारा सिस्टम है वहां पे बौद्ध धर्म के बारे में प्रचार प्रसार कीजिए और विस्तार बौद्ध धर्म का कीजिए। तो महेंद्र और संघमित्रा वहां पे जाते हैं श्रीलंका में, वहां के जो राजा थे उनसे यार मिलते हैं, उनको सारी चीजें बताते हैं, उनको जागरूक भी करते हैं। तो इस संदर्भ में श्रीलंका में भी बौद्ध धर्म का बड़े ही बेहतरीन तरीके से यार विस्तार देखने के लिए मिल जाता है। और जब ये यहां से जाते हैं इंडिया से, तो यार ये बिहार के बोध गया वाले क्षेत्र से, बोध गया वाले क्षेत्र से जहां पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है, अर्थात बौद्ध धर्म यार बुद्ध जी से ही रिलेटेड था और उसी का प्रचार करना था, तो कुछ ना कुछ इंडिया से निशानी भी ले जाना आवश्यक था। क्यों? क्योंकि यार बुद्ध का प्रचार करना है। तो इसी कारणवश ये पीपल का वृक्ष ले गए थे, पीपल का एक छोटा सा वृक्ष लेकर के ये यार श्रीलंका जाते हैं और वहां के राजा को उपहार स्वरूप में इस वृक्ष को देते हैं और उनसे ये बोलते हैं कि यहाँ पे आपके माध्यम से हम बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार या विस्तार करने का प्रयास करेंगे। तो इन सारी चीजों को सुनते हुए वहां के जो राजा थे श्रीलंका के, उन्होंने सारी चीजों को बड़े ही सहजता पूर्वक सुना और इनकी बातों को माना भी। तो फिलहाल में वो उस प्राचीन काल से लेकर के आज हम अगर आधुनिक तौर की बात करें तो यार एक तरीके से बोले आज भी श्रीलंका में बौद्ध धर्म देखने के लिए मिल जाता है, बड़े ही बेहतरीन तरीके से आज भी प्रचलित है बौद्ध धर्म श्रीलंका में, ठीक है। एंड इसी के संदर्भ में उन्होंने इसके बाद में नेपाल की यात्रा की, यानी संघमित्रा के द्वारा बाद में नेपाल की यात्रा भी की गई। वहां के जो राजा थे उनको भी सारा सिस्टम बताया गया, सारी चीजें बताई गई बौद्ध धर्म से रिलेटेड। तो वहां के जो राजा थे उन्होंने भी संघमित्रा की बात को सुना, माना और सारी चीजों को देखते हुए उन्होंने भी ये बोला कि हमारे यहाँ भी बौद्ध धर्म बड़े ही बेहतरीन तरीके से हम इसका प्रचार प्रसार या विस्तार करेंगे, ठीक है। तो नेपाल में इसी तरीके, उसके बाद चीन वगैरह में भी जाते हैं। चीन में तो यार काफी ज्यादा देखने के लिए मिलता है, ठीक है। वर्तमान में अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा मात्रा में मुझे जहां तक लगता है कि चीन में बौद्ध धर्म ज्यादा देखने के लिए मिलता है, इंडिया से भी ज्यादा चीन में इसका महत्व देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो फिलहाल में इस तरीके की जो भी सारी घटनाएं थी या इस माध्यम से या अशोक ने अपने पुत्र एवं पुत्रियों के माध्यम से यार उनको बाहरी क्षेत्र में भेजा और बौद्ध धर्म को विस्तार करने का प्रयास अपने शासनकाल में किया, ठीक है। और बात करें तो वो यार धार्मिक यात्राएं भी करता है, काफी सारा सिस्टम करता है, ठीक है। एंड इसी धर्म के संदर्भ में अगर और बात करें तो अशोक जो था ये कुछ धार्मिक यात्राएं करता है अपने शासन काल के दौरान में, जिससे लोगों के प्रति जो भी सारा सिस्टम था धर्म के प्रति या उस समाज में प्राचीन काल में रहने वाले जो भी व्यक्ति थे मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत, वो भी व्यक्ति राजा को देखते हुए वो भी धार्मिक यात्राएं करें। क्यों? क्योंकि यार जाहिर सी बात है ना, जब हमारा राजा जो कार्य करेगा हम प्रोत्साहित होकर, उसी से प्रोत्साहित होकर वो काम हम भी कर सकते हैं। यार जब राजा कर रहा है तो हम भी कर सकते हैं, थोड़ा सा अच्छे कार्यों की तुलना करना, अन्यथा बुरे कार्यों की तुलना करेंगे तो राजा महाराजा दंड बड़ा तगड़ा देते थे, ठीक है। इसी के बाद में वो धार्मिक यात्राएं करता है कुछ, जो कि उस समाज में रहने वाले व्यक्तियों के लिए एक मोरल टाइप में था, यानी मोरालिटी प्रदर्शित करता था, ठीक है। मोरालिटी से तात्पर्य है नैतिकता को प्रदर्शित करता था। सर्वप्रथम जब वो 8 साल का शासनकाल पूर्ण करता है, 9वें वर्ष में आता है तो कलिंग युद्ध करता है। कलिंग युद्ध के पश्चात उसका हृदय परिवर्तन होता है और 10वें वर्ष वह सर्वप्रथम एक धार्मिक यात्रा करता है जो कि बिहार के बोध गया में करता है। पहली धार्मिक यात्रा थी उसकी 10वें वर्ष में, शासन के 10वें वर्ष में
10वें वर्ष में पहली धार्मिक यात्रा, पहली धार्मिक यात्रा अशोक की कौन थी? तो वो बोध गया बिहार वाला क्षेत्र था, बोध गया बिहार वाला क्षेत्र था, जहां पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। एंड इसी के पश्चात में जो उसने दूसरी यात्रा की वो कुशीनगर की यात्रा की, कुशीनगर की यात्रा। ये जो यात्रा थी ये कुशीनगर मल्ल वाले क्षेत्र में पड़ता है, जो कि एक महाजनपद हुआ करता था कभी, ठीक है। और ये वही कुशीनगर है जहां पे गौतम बुद्ध का क्या हुआ था? गौतम बुद्ध जी का महापरिनिर्वाण हुआ था। महापरिनिर्वाण हमारे होता है बुद्ध जी का, कहां पे होता है? कुशीनगर में। दूसरा क्षेत्र ये था। एंड तीसरा जो क्षेत्र आता है वो लुम्बिनी आता है। क्या आता है? लुम्बिनी। उसने लुम्बिनी की भी यात्रा की, लुम्बिनी की भी यात्रा की। लुम्बिनी में क्या होता है? यानी लुम्बिनी नामक एक वन था हमारा, वहां पे क्या होता है कि बुद्ध जी का जन्म होता है, बुद्ध का जन्म होता है लुम्बिनी वन में। तीसरी यात्रा यहां की। चौथी यात्रा, और इसी लुम्बिनी वन में एक चीज और याद रखना, इसी लुम्बिनी से हमको एक अभिलेख प्राप्त होता है। और बेसिकली इस लुम्बिनी में कहां की यात्रा की थी? तो रोहिमनी नाम का एक हमारा स्थान था, वहां की इन्होंने क्या की थी? यात्रा की थी। और यहीं से एक अभिलेख प्राप्त होता है जो कि अशोक के शासनकाल का अभिलेख था। और ये एक प्रकार का सबसे छोटा अभिलेख था। छोटा से तात्पर्य यह है कि इसमें कुछ थोड़ी सी बातें लिखवाई गई थी कि अशोक के समय में टैक्स से संबंधित जो भी सारे सिस्टम था उसका वर्णन हमको इस वाले अभिलेख से देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। एंड इसी के पश्चात में, लुम्बिनी के पश्चात में काशी की, काशी या सारनाथ, सारनाथ। लुम्बिनी के बाद उन्होंने यात्रा की कपिलवस्तु की, कपिलवस्तु की यात्रा की। कपिलवस्तु वही स्थान है जहां पे ये हमारे बुद्ध के पिता, जो कि हमारे कपिलवस्तु के राजा थे, राजा शुद्धोधन, ठीक है, ये उनका क्षेत्र था। तो इस क्षेत्र की यात्रा भी अशोक ने क्या की थी? अपने शासन काल के दौरान की थी। एंड इसी के पश्चात में सारनाथ आता है। सारनाथ, यहां की यात्रा भी हमारे किनके द्वारा की गई? अशोक के द्वारा की गई। तो फिलहाल में ये कुछ ऐसे स्थान हैं, धार्मिक स्थल है। उसने बेसिकली जब कलिंग युद्ध होता है, उसका हृदय परिवर्तन होता है, तो वो धार्मिक यात्राएं ही करता है, जिसका प्रमाण हमको 7वें और 8वें शिलालेख में देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार की सारी घटनाएं मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत जो भी धर्म से रिलेटेड थी, वो ये सारी घटनाएं हमको देखने के लिए मिल जाती हैं, जिसका बाकायदा वर्णन इतिहासकारों ने प्राचीन इतिहास में बड़े ही बेहतरीन ढंग से किया है, ठीक है। तो फिलहाल में इतनी सारी चीजें हमें याद रखना है धर्म से रिलेटेड, और बाद में अशोक का सिस्टम यहीं से समाप्त हो जाता है और कुछ हमारे इन्हीं के वंशज आते हैं जो कि वो मतलब उतने तरीके से या अच्छे रूप से सत्ता को नहीं संभाल पाते हैं। छोटे छोटे शासक हमारे होते हैं मौर्य वंश में, जो मतलब इस मौर्य साम्राज्य की सत्ता को संभाल नहीं पाते हैं, और बौद्ध धर्म को भी यार ये लोग विस्तृत नहीं कर पाते हैं। तो कुछ ही समय के पश्चात में, यानी मात्र 135 वर्ष भारत पे मौर्य साम्राज्य हमारा स्थापित हुआ। कब? भारत में मौर्य साम्राज्य हमारे कब स्थापित था? कितने वर्षों तक? मात्र 135 वर्ष। 135 वर्ष मौर्य वंश हमारा भारत में क्या था? स्थापित था। अगर यार इसके जो भी हमारे मौर्य साम्राज्य के बाद, अशोक के बाद में अगर कोई भी हमारा मतलब इन्हीं के जैसे अगर कोई योद्धा या वीर पुरुष टाइप में या शौर्य टाइप में, शौर्यशाली
इन्हीं की तरह अगर शासक होता तो यार मौर्य साम्राज्य और अच्छी तरीके से काफी समय तक भारत में रह सकता था। लेकिन इनके जो वंशज हुए वो उतने अच्छी तरीके से सत्ता को नहीं संभाल पाते हैं। देखते ही देखते 135 वर्ष के अंदर मौर्य वंश हमारे समाप्त हो जाता है और बौद्ध धर्म भी क्या हो जाता है, धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो फिलहाल में यहीं से पूरा का पूरा मौर्य साम्राज्य हमारा क्या हुआ, समाप्त हुआ। इसके बाद हमारे कुछ हमारे छोटे छोटे वंश और उभर करके आते हैं इतिहास में। तो फिलहाल में उसको हम अगले मतलब पार्ट में देखेंगे। फिलहाल में मौर्य वंश यहीं पे क्या होता है, समाप्त होता है। तो अगर इतनी सारी चीजें समझ में आई हो तो यार कमेंट वगैरह में आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, बाकी क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलते हैं इसी एंशिएंट हिस्ट्री की श्रृंखला में किसी नए चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद।